D drive, class recording, MWF 12 to 130. तो पिक्चर एलिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था. इमेज हो गया था. इमेज के अंदर इमेज मैप भी हमने करा दिया था. बैकग्राउंड में इमेजेस वाला पार्ट भी हो गया था अपना. और ये था अपना पिक्चर एलिमेंट. आज का अपना टॉपिक है फेव आइकॉन. फेव आइकॉन क्या होता है, जिससे अभी हम लोग अगर अपने टैब्स को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर एक ग्लोब का सिंबल बना रहे हैं, है ना. बट अगर आप रेस्ट टैब को देखो जो लाइव है, तो जैसे जीमेल में जीमेल का आइकन है, एक्सेल शीट में गूगल शीट का आइकन है, ड्राइव में ड्राइव का आइकन है, मीट में मीट का आइकन में मिल रहा है. सो आइकन हम लोग किस तरह से कॉल कर सकते हैं इस टाइटल बार के अंदर. तो ये हमारा आज का टॉपिक है. तो फेव आइकन के लिए डिस्कस करेंगे. एक मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर यूज़ किया हुआ है. एज यू कैन सी यहाँ पर हमें टैब में क्या दिखाई दे रहा है, गूगल आइकन. A favicon icon is a small image displayed next to the page title in the browser's tab. So how to add a favicon in HTML? So you can use any image as you like as your favicon. Favicon से मतलब होता है favorite icon, ठीक है. You can also create your own favicon on sites like favicon.cc. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लोग जाके लाइव अपना आइकन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी आप यहाँ देखें कुछ इस तरह का आइकन है. अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देता हूँ तो रियल टाइम में वो आइकन यहाँ पर आ जाएगा, दिखाई दे रहा है टॉप में. तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं. और उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, या फिर आप अपनी इसके अंदर इमेज को इम्पोर्ट करके भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे ज़्यादा नीड कब आती थी, जब सिर्फ आइकन में एज ए हम लोग .ico एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते थे. आज की डेट में आप svg, png, jpeg कोई भी इमेज लगा सकते हो. तो अब हमारी इस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है. तो a favicon icon is a small image, so it should be simple image with high contrast. मतलब जैसे अगर ब्लैक बेस है तो वाइट से दिखना चाहिए आइकन आपका, है ना, उस तरह से. तो मतलब आपको बहुत अच्छा कंट्रास्ट यूज करना, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, विजिबल नहीं होगा, जेल हो जाएगा बैकग्राउंड के अंदर ही. A favicon image is displayed to the left of the page title in the browser tab like this. To add a favicon to your website, either save your favicon image to the root directory of your web server. root directory मतलब images का folder. Or create a folder in the root directory called images and save your favicon image in this folder. A common name for a favicon image is favicon.ico. ICO is a file format, जैसे GIF और वो होता है आपका PNG. तो ICO की फुल फॉर्म होती है आइकन. तो जितने भी आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उनके जो आपको थंबनेल दिखाई देते हैं ना डिफ़ॉल्ट, वो आपके क्या होते हैं, ICO एक्सटेंशन होते हैं. So next, add a link element to your index.html file after the title element, just like this. इस तरह से आपने कॉल करना है. तो लिंक स्पेस रेलेवेंसीज की क्या रहेगी, आइकन. यहीं पर अगर हम लोग स्टाइल शीट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, स्टाइल शीट. इसके बाद क्या आएगा, टाइप. यहाँ पर आप टाइप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी काम करेगा. image/x आइकन. href में आपको अपने फोल्डर का नेम प्लस अपनी फाइल का नेम और उसका जो टाइप है वो बताना है. तो मैंने यहाँ पर गूगल का इमेज ऐड किया इस फाइल के अंदर. और अगर हम लोग ब्राउजर में इस फाइल को डिस्प्ले करेंगे तो आप यहाँ क्या देखते हैं, गूगल का आइकन दिखाई दे रहा है. तो ये आइकन कैसे कॉल हुआ, क्योंकि हमने इस आइकन को अपने फोल्डर में स्टोर करके रखा हुआ है. तो अगर हम लोग यहाँ आते हैं इस फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर के अंदर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकन का साइज़ कितना है, 128 बाय 128. तो आज की डेट में डिस्प्ले जो है वो हाई क्वालिटी में अवेलेबल है मार्केट के अंदर. तो आप कोशिश करें कि लार्ज साइज़ का आइकन रखें, जैसे कि 128. पहले के टाइम में क्या होता था, डिस्प्ले की डेप्थ जो होती थी, बिट डेप्थ, यानी कि जो कलर्स होते थे उतने रिच नहीं हुआ करते थे. तो हम लोग क्या रखते थे, 16 बाई 16. वक्त बदला, फिर 32 बाई 32,
फिर वक्त बदला 64/64, 128/128, फिर 256, ठीक है, 512, 1024। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 1024। मतलब ये आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा डबल से, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। बट रहेगा ऑलवेज 1:1। अगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से टैब के ऊपर आइकन क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। आपने जस्ट टाइटल के बाद में इसको ऐड करना है। फेव आइकन फाइल फॉर्मेट सपोर्ट। तो अभी आप यहाँ देखो कि कितना वाइड सपोर्ट आज की डेट में अवेलेबल है। आप एज, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, .ico, png, gif, jpg, svg, आप कोई भी फाइल टाइप यूज कर सकते हो। बट 2014 से पहले की अगर बात की जाए ICO ही वर्क करता था। बट मॉडर्न उसमें सभी जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं, एक्सटेंशन है, आप किसी को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये था आपका फेव आइकन। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, हमारे पेज का टाइटल, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Every web page should have a page title to describe the meaning of the page. The title element adds a title to your page. जैसे कि हमने यहाँ पर हेड में कंटेन किया टाइटल एलिमेंट और उसमें क्या लिखा है, माय पेज टाइटल। The title should describe the content and the meaning of the page. The page title is very important for SEO, search engine optimization. The text is used by search engine algorithm to decide the order when listing pages in search result. The title element defines a title in the browser's toolbar, provides a title for the page when it is added to favorite, displays a title for the page in search engine results. So try to make the title as accurate and meaningful as possible. यानी कि जब भी हम लोग कोई पेज का टाइटल यहाँ लिखे, मेक श्योर करें कि वो सर्चर के इंटेंट के हिसाब से आप रखें उसको। ये नहीं कि आपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रख दिया, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, काम तो करेगा बट कोई भी यूज़र इस तरह से सर्च नहीं करता है गूगल में। तो गूगल में यूज़र कैसे सर्च करता है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें फ्लिपकार्ट का टाइटल, पॉइंटर रखिएगा अपना और यहाँ ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसमें। दिखाई दे रहा है पीछे तक सभी को? तो कुछ समझ आया टाइटल? तो यानी कि यहाँ पर हमें ये क्लियरली पता चला है, जैसे अगर कोई सर्च करता है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर या ग्रॉसरी, और भी इसमें चीज़ें स्टफिंग की गई हैं, बट अगर ट्रिपल डॉट आ गया है तो यानी कि आप एसईओ के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हो। ये ट्रिपल डॉट नहीं आना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल डॉट मतलब कि अभी भी टाइटल रिमेनिंग है जो हम पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट फ्लिपकार्ट की जो हम लोग कह सकते हैं वर्ड ऑफ माउथ या पॉपुलैरिटी इंडियन मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई ऑनलाइन अगर सर्च करना तो कहाँ जाओगे, गूगल, ऑनलाइन शॉपिंग करना तो कहाँ जाओगे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, तो इन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, कोई नई वेबसाइट बनाने जा रहे हो, उस केस में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप सर्च इंजन की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो सर्च इंजन क्या कहता है कि भाई आपका ये 60 कैरेक्टर के अंदर होना चाहिए इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, ठीक है। तो ये क्या है, कीवर्ड रिच टाइटल है। कोई लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ग्रॉसरी, मोबाइल्स, सबसे ऊपर आ जाएगा अपना। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा मोबाइल अंडर 15,000, कौन आया सबसे पहले? फ्लिपकार्ट। अगर नीचे आएंगे कौन है सबसे पहले? फ्लिपकार्ट ना। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जब भी आप पेज का कोई टाइटल डिफाइन करें। कभी भी मुझे क्या अच्छा लगता है, मार्केट उस पर नहीं चलता है। मार्केट के हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना होता है, मार्केट के हिसाब से आपको अपने टाइटल वगैरह डिफाइन करने होते हैं। तो आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। फिर बढ़ते हैं टेबल के टॉपिक की तरफ। तो टेबल अगर हम लोग CSS वगैरह को इम्प्लीमेंट कर ले तो इसके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो आप। So HTML tables allows web developer to arrange data into rows and columns. So जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख रहे हैं, हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर मल्टीपल रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। कॉलम्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ डिफाइन किया हुआ है, हेडिंग, कंपनी, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री।
ये क्या है, हेडिंग से। हेडिंग्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, उसके लिए आपको यहाँ लिखना होता है रो में टी एच एलिमेंट, ठीक है। टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। देन ये जो आपका रेगुलर टेक्स्ट लिखा रहा है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टी डी। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन एंड टेबल सेल्स, यानी कि कॉलम जो बनता है वो टी डी से ही क्रिएट होता है। टी एच से भी कॉलम क्रिएट होता है, बट टी एच में क्या होता है, एक तीर से दो निशाने वाला काम हो जाता है, वो कॉलम भी बना देगा प्लस हेडिंग भी बना देगा आपकी, ये डिफरेंस आता है। तो अगर हम यहाँ पर बिना किसी सी एस एस के इसका आउटपुट अगर चेक करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो हेडिंग आपकी कहाँ आ रही है, सेंटर में आ रही है ना। नेक्स्ट टेबल सेल्स की बात करेंगे। ईच टेबल सेल्स इज डिफाइंड बाय अ टी डी और एंड विद / टी डी एलिमेंट। इस तरह से ओपनिंग होगी, इस तरह से क्लोजिंग होगा। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डेटा, एवरीथिंग बिटवीन टी डी आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल्स। जैसे हमने यहाँ पर कुछ नेम डिफाइन किए हुए हैं, रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा। एक रो में जितने भी नंबर ऑफ टी डीज होंगे या टी एच होंगे वो डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। और एक टेबल एलिमेंट में नंबर ऑफ रोज डिसाइड कर, टी आर एलिमेंट डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ रो कितने होंगे उसके अंदर, ठीक है। टेबल रोज, ईच टेबल रो स्टार्ट विद अ टी आर एंड एंड विद / टी आर टैग। टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो। तो 1 और 2, यानी कि इस टेबल में आपको 2 रो देखने के लिए मिलने वाले हैं इस तरह से। ये फर्स्ट रो है हमारा, ये सेकेंड रो है। You can have as many rows as you like in a table, just make sure that the number of cells are the same in each row. There are times when a row can have less or more cells than another. तो ये हम लोग लेटर ऑन देखेंगे चैप्टर में किस तरह से आप इसको कर सकते हो। टेबल हेडर, sometimes you want your cells to be table header cells. In those cases use the th tag instead of the td. th stands for table header. So यहाँ पर पर्सन 1, 2 एंड 3 ये हमें बोल्ड एंड सेंटर लाइन दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। तो ये टी आर में टी एच का रिजल्ट है। बाई डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन टी एच एलिमेंट्स आर बोल्ड एंड सेंटर्ड, बट यू कैन चेंज दैट विद द हेल्प ऑफ सी एस एस। क्योंकि हो सकता है आपको लेफ्ट रखना हो, जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट रखा हुआ है इस चीज़ को। नेक्स्ट table border. So HTML tables can have borders of different styles and shapes. To add a border, use the CSS border property on table th and td elements. So अभी हमने यहाँ पर डिफाइन किया CSS कुछ इस तरह से, लाइक टेबल कॉमा th कॉमा td। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ ग्रुप सेलेक्टर। हम तीनों एलिमेंट को एक साथ कमांड कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसको, बॉर्डर 1 पिक्सल का होना चाहिए। तो आपका देखो बॉर्डर तीनों में अप्लाई हो गया इस तरह से। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे बॉर्डर में ये जो स्पेसिंग दिखाई दे रहा है ये नहीं चाहिए, तो आप इसको भी CSS से टर्मिनेट कर सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टू अवॉइड डबल बॉर्डर्स लाइक इन द एग्जांपल अबव, set the CSS border collapse property to collapse। collapse करने पर क्या होगा, जब आपकी स्पेसिंग थी वो रिमूव हो जाएगी। तो आपको ये लिखना होगा। अच्छा पहले ये बताओ सारे लोग, ये समझ में आ रहा है ना क्या है, CSS है ना, कहाँ लिखा गया होगा CSS? क्या ये इनलाइन है या ये इंटरनल है? अगर इनलाइन है तो कैसे कंफर्म है कि ये इनलाइन है, और अगर इंटरनल है तो कैसे पता लगाओगे कि ये इंटरनल CSS है? कौन बताएगा? नहीं आइडिया? देखो अगर इनलाइन होता तो लिखा होता स्टाइल इक्वल टू, बट यहाँ स्टाइल इक्वल टू तो कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ, ये इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। अब कैसे पता लगाएं कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इस पेज को हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल U, तो ये क्या है, इंटरनल है। हेड सेक्शन में लिखा गया है ना, तो ये डायरेक्ट हमारे एलिमेंट को टारगेट कर रहा है इस तरह से। नेक्स्ट स्टाइल टेबल बॉर्डर, इफ यू सेट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच सेल
and give the border a white color the same as the document background, you get the impression of an invisible border. सो आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। ये हमने मेन टेबल को आउटर हमने डिफाइन किया, देन टीएच और टीडी को हमने अलग से कलर ऑफर किया बैकग्राउंड में। इससे क्या हुआ, ये वाला जो आपका वाइट वाला पार्ट है वो ऐसा दिखाई देगा जैसे बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट हो गया, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप वाइट लाइन देख रहे हैं ये टेबल का बैकग्राउंड कलर है। फिर क्या है, राउंड, नाम भी लिख सकते हो, ये तो हम लोग डे 1 से सीखते आ रहे हैं। आप नाम लिख सकते हो, आप हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हो, आप आरजीबी भी लिख सकते हो, आरजीबीए भी लिख सकते हो, एचएसएल भी लिख सकते हो, एचएसएलए भी लिख सकते हो, कुछ भी चला सकते हो। अब वो देखो कि किससे आपको रिजल्ट क्विकली मिल रहा है ना। नेक्स्ट, राउंड टेबल बॉर्डर्स। अगर आपको टेबल के जो हमारे ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, अगर आपको उसके कॉर्नर को राउंड करना है, हम यहाँ पर ग्रुप सेलेक्टर अप्रोच के साथ बॉर्डर रेडियस क्या पुट कर देंगे 10, तो सब कुछ क्या हो गया, राउंड हो गया। इस तरह से आउटपुट में जाके देखो ये आपको राउंडेड मिलेंगे। हो सकता है कि आपको सिर्फ इनर वाले जो सेल्स हैं, रोज हैं, उनको राउंड करना, तो आप सिर्फ यहाँ लिखिए टीएच एंड टीडी, तो अब आपको आउटर टेबल नहीं दिखाई देगा इसमें। डॉटेड टेबल बॉर्डर, अगर आपको लगता है टेबल जो मुझे सॉलिड दिखाई दे रहा है, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है, तो इतने नंबर ऑफ स्टाइल्स होते हैं बॉर्डर के लिए। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन। अभी नन और हिडन दोनों में रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, तो दो प्रॉपर्टी क्यों दी गई है। नन उस पार्ट के लिए दिया जाता है जहां पर किसी एलिमेंट के पास पहले से ही बॉर्डर हो। ऐसा कौन सा हो सकता है, इनपुट टाइप जितने भी हैं वो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर के साथ ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे किसी इनपुट टाइप के बॉर्डर को डिसमिस करना है, तो आप क्या करोगे, नन, तो बॉर्डर उसका चला जाएगा। हिडन, अगर आप किसी एलिमेंट के बॉर्डर को हाइड रखना चाहते हो और माउस ओवर पर विजिबल करना चाहते हो, तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हो। तो कौन सी शेप, मतलब कुछ एग्जांपल मुझे बताओ। हमें सीएसएस के अंदर देखो, HTML तो एलिमेंट हो गया, जैसे कि पैराग्राफ है, हम पैराग्राफ को भी एक रेक्टेंगल का लुक दे सकते हैं, हम पैराग्राफ को एक सर्कल का भी लुक दे सकते हैं, पॉसिबल है, ठीक है। बट शेप बनाने के लिए जनरली जो आपका एलिमेंट आता है वो होता है डिव एलिमेंट, ठीक है। डिव मतलब डिवीजन एलिमेंट, अभी आगे आप देखोगे उसके बारे में, तो क्या होगा। हाँ, एलिमेंट तो डिव में उसी में होगा, HTML में। उसकी जो ब्यूटी होगी, जो या जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, जो उसका अपील अपीयरेंस है, वो आप CSS से मैनेज करोगे, ठीक है। आएंगे भी चीज़ें वन बाय वन। नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर के लिए हमने सीधे यहाँ पर बॉर्डर कलर डिफाइन किया, TH एंड TD में हमारा कलर अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। बात करेंगे साइज़, कि भाई हमें साइज़ को अगर कस्टमाइज़ करना हो तो कैसे पॉसिबल होगा। तो जैसे मैंने कुछ ऊपर डेमो दिखाए एग्जाम्पल के लिए। सो HTML tables can have different size for each column, row or the entire table। देखो, अगर आप प्रीवियस एग्जांपल देखो तो आप सब में देखोगे इक्वली साइज के कॉलम्स हैं, है ना। तो ये चेंज कैसे होगा, तो यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए आप क्या लिखेंगे, यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट with the width or height properties to specify the size of a table, row or column। So to set the width of a table and the style, add the style attribute to the table element। तो हम लोग यहाँ जाके डिफाइन करेंगे, जिसमें टेबल को विड्थ सेट किया 100%, तो इससे क्या होगा, पूरा टेबल एज टू एज हो जाएगा। ना भी लिखो तो डिफॉल्ट 100% ही होता है टेबल एलिमेंट। So using a percentage as the size unit for a width means how wide will this element be compared to its parent element, which in this case is the body element। तो टेबल कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, तो बॉडी की जितनी विड्थ होगी टेबल की विड्थ भी ऑटोमेटिकली उतनी रहेगी। तो जैसे इस एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ देखें, अगर हम पेज को रिसाइज करते हैं, टेबल भी अपना स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है ना। बात करते हैं कॉलम की विड्थ को, अगर हमें सेट करना हो तो हमने यहाँ पे लिखा TH, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, विड्थ इज 70%। तो इस एग्जांपल में आप देखोगे फर्स्ट टाइम की विड्थ स्क्रीन का टोटल 70% हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम लिखा है तो किसी भी एक कॉलम में लिख दो, चाहे पहले वाले में लिख दो या बीच में लिख दो या लास्ट वाले में लिख दो, सब पर अप्लाई होगा। इसी तरह से रो की हाइट को अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप जाके लिख दो रो में हाइट, तो तीनों कॉलम की हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए टेबल हेडर यानी कि टीएच के बारे में बात करेंगे। HTML tables can have headers for each column or row or for many columns and rows. So table headers are defined with th elements. Each th element represents a table cell. So table यहाँ पर आप देखेंगे tr जिसमें th मेंशन है। अभी हम लोग यहाँ पर आउटपुट देखते हैं तो ये क्या होगा, आपको बोल्ड एंड सेंटर लाइन मिलेगा। वर्टिकल टेबल हेडर्स कब आ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर, तो आप 1 2 3 4 बोल्ड में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। तो पहले जो हमारे रो के चारों कॉलम वो क्या हो गए, बोल्ड हो गए हमारे सेंटर लाइन। बट हर एक रो का फर्स्ट जो टीडी होता है हमने उसको क्या बनाया, टीएच। अब व्यूज होगा वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। अलाइन टेबल हेडर, तो आप इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन। By default, the table headers are bold and centered align. To left align, the table headers use the CSS text align property. तो आप text align property अगर define कर देंगे तो ये आपका change हो जाएगा, ठीक है। Table caption, caption क्या होता है, टेबल के बिल्कुल टॉप में हम लोग लिखते हैं you can add a caption that serves as a heading for the entire table. तो क्लिक करें यहाँ पर, ये देखिए टॉप में क्या लिखा है, जैसे कि मंथली सेविंग, तो ये हमारा क्या हो गया, कैप्शन। ध्यान रखना है टेबल के बाद में कैप्शन ये इमीडिएट टेबल एलिमेंट के बाद में होना चाहिए, किसी रो वगैरह के बाद में नहीं आएगा। द कैप्शन टैग शुड बी इंसर्टेड इमीडिएटली आफ्टर द टेबल टैग। बात करते हैं इसमें पैडिंग एंड नहीं। देखो क्या होता है ना, जैसे अपना स्कूल टाइम याद करो या कॉलेज का भी जो करंट आपका चल रहा है, तो आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर में आपने देखो अगर कोई ग्राफिक है तो वहाँ लिखा होता है FIG। अगर चैप्टर 1 है तो 1 पॉइंट, अगर उस चैप्टर की फर्स्ट इमेज है तो 1.1 लिखा होगा। तो फिगर कैप्शन इस तरह से लिखा होता है। इसी तरह से टेबल में टेबल कैप्शन किस चैप्टर को बिलोंग करती है, तो वो प्रॉपर तरीके से SEO में बड़ा हेल्प करती है हमारी। अगर आप यहाँ पर हेडिंग अप्रोच के साथ जाओगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आपको कैप्शन के साथ मिलेगा, ठीक है। देखो आउटपुट लाने के लिए आप किसी से भी जुगाड़ करके ला सकते हो, लेकिन क्या फ़ायदा कि उससे हमारा पेज ही रैंक ना हो। हम बना किसके लिए रहे हैं, ताकि हम गूगल में रैंक करें। हमारी ज़रा से लापरवाही के चक्कर में हमारा डेटा अगर रैंक नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंड यूज़र तक का प्रोजेक्ट पहुँचेगा ही नहीं। फिर तो वही होगा कि भाई प्रतीक यार मैंने एक वेबसाइट बनाई है, ज़रा देखना है इसको। अब प्रतीक ने देख लिया, ऐसे कितने प्रतीक होंगे दुनिया भर में जिसको हम दिखाना चाहते थे बट एक ही को जानते थे। बट क्या हो कि प्रतीक की जो रिक्वायरमेंट और रिक्वायरमेंट आपकी वेबसाइट आ रही हो तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम दिखाई देंगे ना। तो आप जब कोई कीवर्ड एंटर करते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने इन ब्रांड नहीं बताना है, मैंने लिख दिया मिक्सर जूसर, ठीक है, दिस इज अ कीवर्ड। आप यहाँ देखो फिलिप्स भी है, एटम वर्क भी है, फिलिप्स माई बोरोसिल। आप यहाँ देखिए सो मैनी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, फिलिप्स, बोरोसिल, जियो मार्ट, वंडर शेफ। तो ये रैंक कर रहे हैं ना उस कीवर्ड के ऊपर। तो वही चीज़ है कि आपका जब टेबल का कैप्शन लिखा जाएगा तो वहाँ पर भी कोई टॉपिक आप ऐसा डालोगे जो कीवर्ड रिच होगा और फटाक से आपका इलस्ट्रेशन वहाँ पर दिख जाएगा सर्च के अंदर। यही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखा दूं कि भाई ये कोडिंग होती है, ऐसे वेबसाइट बनती है, तो क्या होगा कि जब आपके प्रोजेक्ट को डिजिटल मार्केटर को हैंड ओवर किया जाएगा, वो कहेगा अरे सर ये वेबसाइट तो पूरी गलत है, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब क्लाइंट कहेगा भाई ऐसा क्यों सर, ये ना जिस बंदे ने डिज़ाइन किया उसने डिज़ाइन तो अच्छी की है लेकिन इसने एसईओ के पॉइंट से नहीं किया। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मार्केट में वेब डिज़ाइनिंग जानने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन क्या वो गूगल में रैंक करा पाएंगे, ये एक डाउटफुल चीज़ है। तो कोड आना, लेकिन कोड को वेब फ्रेंडली लिखना, दोनों बहुत फ़र्क होता है। तो आपका एक तरह से समझो कि मतलब आप एसईओ की जर्नी भी, आपकी जो टेक्निकल वाली एसईओ होता है ना, एसईओ को 3 पार्ट में मॉडर्न उसमें देखा जाए तो 3 पार्ट में ब्रेक डाउन किया गया। पुराने टाइम की अगर बात करें तो ऑन पेज होता था, ऑफ पेज होता था।
लेकिन अब ऑन पेज के भी दो पार्ट हैं। एक होता है टेक्निकल एसईओ, यानी कि अब आप कोडिंग सीख रहे हो तो ये आपके अंडर में आता है। अब मान लो आपने किसी पेज में गलत दो एचएमएल लगा दिए, कंफ्यूज, ब्राउज़र को एल्गोरिथम को समझ ही नहीं आएगा कि रैंक क्या कराना चाहते हो। तो जैसे 3 इडियट मूवी का डायलॉग, कहना क्या चाहते हो, किसको ऊपर लेके जाए, ठीक है, तो वही सेम कहानी हो जाएगी। तो इसलिए जैसे अगर मैं कुछ आपको दिखाऊं इस तरह के एग्जांपल्स, चलो देख लो, arenaanimationindia.com। अब इस वेबसाइट का अगर हम लोग एग्जांपल लें, Ctrl+U, Ctrl+F, H1। H1 की शक्तियों का कितनी बार गलत इस्तेमाल हुआ है? 9 टाइम्स इसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हो। ऐसी वेबसाइट बनाओगे तो कभी रैंक नहीं करेगी। किसी एड एजेंसी ने बनाई है, जिनको खुद को नहीं पता, और बस उन्हें क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग करना आता है, लेकिन उन्हें टेक्निकल पता ही नहीं, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट चल रही है, ये चल रही है सिर्फ और सिर्फ पेड ऐड से। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कुछ भी, तो पेड यानी कि स्पॉन्सर लिखा आएगा यूआरएल के ऊपर, और ये वहाँ पर आपको दिखेगी। जैसे आप यहाँ जाके सर्च करो, चलो ग्राफिक डिज़ाइन कोर्सेस, सबसे टॉप में आ रही है यही वेबसाइट। क्या लिखा आ रहा है? ये अपनी सेंटर की वेबसाइट है। ये तो ये पेड से चल रही है वेबसाइट, ऑर्गेनिक में कभी रैंक नहीं कर सकती वेबसाइट, क्योंकि आपने रूल ही ब्रेक कर दिए सारे, ठीक है। अब ये जो रूल ब्रेक है, इसके पीछे भी कहानी है, क्योंकि एक होता है एथिकल, एक होता है अनएथिकल। ये अनएथिकल तरीके से चलाई जा रही है। मतलब इसमें तरीका होता है क्या है कि जब आप इतने ज़्यादा H1 यूज़ करोगे, तो एसईओ जब आप कभी सीखोगे, कभी मौका मिलेगा, तो उसमें दो तरह के ऐसे होते हैं, ब्लैक हैट और वाइट हैट। ब्लैक हैट मतलब कि आप सारे रूल ब्रेक करके वेबसाइट को बनाओ और रैंक करा लो। हो सकता है कि ये वेबसाइट आपको नीचे कहीं द्वारा मिल जाए देखने के लिए। स्पॉन्सर अगेन नंबर 2 पेज पर आते हैं। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर हमारी मार्केटिंग बड़ी तगड़ी है, कभी ऐड बंद नहीं होता 24/7। देखो आप किसी पेज पे हर जगह स्पॉन्सर, ठीक है। तो ब्लैक हैट और वाइट हैट दो तरह के एसईओ होते हैं, और इन दोनों से निकल के आता है एक और एसईओ जिसको बोलते हैं ग्रे हैट एसईओ। थोड़ा सा वाइट को लो, थोड़ा सा ग्रे को लो, मिला के ग्रे हैट बना दो। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप ब्लैक हैट को मिक्स कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया और उसके बाद बस आप अब डर के साए में पता नहीं कब पकड़े जाओगे। तो ब्लैक हैट कुछ ऐसे होता है वेब की लैंग्वेज में, कि आपने कोई वेबसाइट ब्लैक हैट ऐसे से बना तो ली, पता नहीं किस दिन से डाउन हो जाए। जिस दिन गूगल का मन होगा पूरी ब्लैक लिस्ट कर देगा गूगल से, फिर कोई सर्च नहीं कर सकता उस वेबसाइट को, मिलेगी ही नहीं सर्च के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन को पेनलाइज करना, ठीक है। ब्लैक लिस्ट इस तरह से होती है चीज़ें। फिर एक हमारा स्टूडेंट है जो बेसिकली CK स्टूडियो के नाम से काफ़ी फेमस है। अगर आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ लोगों ने पेड ऐड चलाए हुए हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। मार्केटिंग स्टूडियो कौन आ रहा है? CK स्टूडियो। तो ये हमारा 2022 का पास आउट स्टूडेंट है, जिसने अपना कोर्स कंप्लीट करके सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई, और ये वेबसाइट इतनी ज़बरदस्त रैंक करती है गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर। किसी भी जगह से इंडिया के सर्च कर लो आप, ठीक है। मैंने ये तो नहीं लिखा कि दिल्ली में या कहाँ पर, आगरा में ढूंढोगे आगरा में मिलेगी, मुजफ्फरनगर में ढूंढोगे वहाँ भी मिलेगी, बॉम्बे में ढूंढोगे वहाँ भी मिलेगी। इसे कहते हैं प्रॉपर एसईओ, हार्डकोर, एक सिंगल पैसा खर्च नहीं है, और वेबसाइट नंबर 1। अब इसमें क्या गेम है भाई, इंडियन मार्केट में हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चलती है। अगर कोई बोल के सर्च कर रहा है प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ऊपर आ जाएगी। अगर कोई लिख कर सर्च करे, इंग्लिश में सर्च कर रहा है तो भी मिलेगी। प्लस इसके बाद यहाँ देख रहे हो
हर चीज़ के कीवर्ड बने हुए हैं। भाई फर्नीचर वाला फर्नीचर फोटोशूट ढूंढेगा, ज्वेलरी वाला ज्वेलरी वाले को ढूंढेगा। तो सारे कीवर्ड आ गए इसके अंदर, प्लस लोकेशन आ गई, दिल्ली, एनसीआर, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद फिर यहाँ देखो पानीपत, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, जयपुर, कहीं भी ढूंढो हमें मिले। तो ये एसईओ का कमाल है। अब जैसे आप अगर देखोगे ना, नाम बताऊँ एग्जांपल के लिए आपको, स्विगी ढूंढते हैं, चलो वैसे खैर हम लोग टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहे हैं बट समझते हैं क्या दिखता है। पहले पेज पे पूरा हिंदुस्तान कवर कर दिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, सब कवर है इसमें। अब सर्च कर लो तुम कुछ भी, जो भी आपको लगता है भाई मेरे को कुछ ढूंढना है, आप ऑर्डर फूड में जाइए, स्विगी दिखाई देगा, जोमेटो में जाओगे जोमेटो दिखाई देगा आपको। आप सर्च कर लो ऑर्डर फूड ऑनलाइन, दिल्ली के सारे कॉम्पिटिटर कौन आ गया सबसे ऊपर? क्या कोई पैसा खर्च कर रखा है? कैसे पता है? स्पॉन्सर ही नहीं है लिखा हुआ, नंबर 1। उसके बाद कौन है फिर? ईट श्योर, ऊबर ईट्स, इस तरह से आपको मिलेंगे प्लेटफॉर्म, क्योंकि इस कीवर्ड पर कोई भी पैसा नहीं खर्च रहा है, लेकिन स्विगी नंबर 1 पर रैंक कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एसईओ, जिसे पावर ऑफ एसईओ। अगर आप सही वेबसाइट नहीं बनाओगे आप कभी भी यहाँ आ ही नहीं पाओगे, ये फ़र्क होता है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोल रहा हूँ, अगर वैसे चलोगे ठीक है तो वर्षों का अनुभव है कि वेबसाइट को कैसे ऊपर लाना है, अदरवाइज़ वेबसाइट ऊपर नहीं आएगी आपकी। क्योंकि वेबसाइट को बनाना एक बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उसको चलाना एक अलग चीज़ है। कौन? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है ना कि जब हम किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं, गूगल तो उसी को दिखाएगा ना जो उससे रिलेवेंट बना होगा। अब आपने लिखा ऑर्डर फूड ऑनलाइन, अब ये तो नहीं कि वो कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ से ई बाइक ऑर्डर कर लो या फिर आप कुछ और ऑर्डर कर लो, रिलेवेंट चीज़ें आ रही ना, इरेलीवेंट तो कुछ नहीं आ रहा उसके अंदर। भाई आपको पता है स्विगी भी फूड डिलीवर करता है, जोमेटो भी फूड डिलीवर करता है, ईट श्योर भी करता है, ऊबर ईट्स भी करता है, लेकिन सारे प्लेटफॉर्म कौन से हैं? डिलीवरी वाले ना। लेकिन मैंने ना तो किसी उसको प्लेटफॉर्म को बोला उसके अंदर, मैं तो जस्ट अपनी नीड बताई, मेरी नीड क्या है, और नीड के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी की नीड के हिसाब से बनी होगी तो डेफिनेटली दिखाई देगी। अगर वो नीड को फुलफिल ही नहीं करेगी तो क्यों दिखाई देगी, है ना। तो मार्केट में बहुत तरह के क्लाइंट्स होते हैं जो एक ऐसी वेबसाइट बना लेते हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव साइट, कि भाई हमारा सो एंड सो एक ब्रांड नेम है और हमने एक वेबसाइट बना लिया। उससे पर्पज़ क्या सॉल्व हो रहा है? ये तो एक वन वे कम्युनिकेशन हो गया ना। वेबसाइट कौन सी चलती हैं? जो किसी का पर्पस सॉल्व कर रही हैं। जैसे भाई मेरे को कुछ ऑनलाइन ख़रीदना है, आपका क्या हो सकता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, है ना। तो ऐसी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अब जैसे अरीना है, अरीना से लोग, अरीना वेबसाइट टॉप पे क्यों रैंक करती है? क्यों? क्योंकि लोगों को एनिमेशन कोर्स करना है। अब किसी को एनिमेशन या वीएफएक्स करना है तो वो उस प्लेटफॉर्म पर लैंड होगा तो अपनी लीड बनाएगा, लीड बनेगी तो हमें मिलेगी, हमें मिलेगी तो हम उसको कांटेक्ट करेंगे, फिर उसको बोलेंगे, है ना, आने के लिए, या ऑनलाइन उसको अगर अपना कन्वर्ट करना है। चलिए, तो पैडिंग, पैडिंग क्या होता है? दो सेल्स के बीच का स्पेस, या सेल और कंटेंट के बीच का स्पेस क्या होता है? पैडिंग और मार्जिन क्लियर है? वैसे पैडिंग और मार्जिन क्या होता है? अगर क्लियर है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। पैडिंग और मार्जिन कौन बताएगा? सही गलत कुछ तो ट्राई करो। दो बॉक्स के बीच का गैप, तो वो क्या होता है, पैडिंग या मार्जिन? पैडिंग। हाँ,
ग्राफिक के टर्म में आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसी को वेब के टर्म में इम्प्लीमेंट करो। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा, मान लो लेट्स से कोई पेज है, पेज के लेफ्ट टॉप राइट बॉटम से मुझे कुछ स्पेस मेंटेन करना है। क्यों करते हैं कि अगर हमने एज टू एज बना दिया तो प्रिंटिंग में कट हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक मार्जिन डाल के अंदर अंदर बनाते हैं। बट उसको मार्जिन नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीड एरिया, जहाँ पर ब्लेड चलते हैं, मार्जिन नहीं बोलते उसको, ठीक है। हाँ, तो जो हमारा प्रिंटेबल एरिया होता है वो उसके अंदर अंदर रहता है। तो ब्लीड एरिया क्यों? जहाँ पर ब्लेड आपके पेज को कट चॉप करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये दो बॉक्स है, इनके अगर बीच की बात की जाए तो ये हो गया मार्जिन, समझ गए, क्योंकि दो बॉक्स के बीच का डिस्टेंस है ना, तो ये क्या हुआ, मार्जिन हुआ। पैडिंग क्या हुआ कि भाई ये जैसा आपकी स्क्रीन है एग्जांपल के तौर पर, अगर देखो इसको ध्यान से, अब इसके अंदर जो डिस्प्ले है वो चारों तरफ से ब्लैक बॉर्डर छोड़ के है, तो ये होता है पैडिंग। यानी किसी बॉक्स के अंदर जो स्पेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पैडिंग। किसी बॉक्स के बाहर जो स्पेसिंग होती है उसको बोलते हैं मार्जिन। ये बात ज़िंदगी भर ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही करते हैं बच्चे, और जब पूरा सीख जाते हैं उसके बाद में डिज़ाइन गलत बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्जिन और पैडिंग की नॉलेज हमें सही से नहीं है। चलिए तो समझते हैं इसको। HTML tables can adjust the padding inside the cells and also the space between the cells. So cell padding is the space between the cell edges and the cell content. ठीक है, by default the padding is set to 1 pixels. To add padding on table cells, use the CSS padding property. हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो आप देखो ये गैप बड़ा लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, ठीक है। तो ये स्पेसिंग कैसे बन रहा है ये वाला, या इतना ये जो ब्रॉड हो के आया टेबल यहाँ पे बिना कोई जूम के, तो किसके थ्रू पॉसिबल है, पैडिंग के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें इसको और रिस्पॉन्सिव को ऑफ कर दें, और यहाँ पर मैं अपने बॉडी में आके टेबल को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ पर जाकर डिफाइन कर दूँ, तो देखो कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है आपको, स्पेसिंग कम हो गया। आप ऐसे पैडिंग को बढ़ा के स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हो कि कितना ब्रॉड मुझे अपना बनाना है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहता है, आप लिखें या ना लिखें। To add padding only above the content, so you can customize this with the help of padding top, padding bottom, padding left, padding right। जिस भी डायरेक्शन में आपको पैडिंग को मैनेज करना है तो आप यहाँ पर देख पाओगे, टॉप का अलग है, लेफ्ट का अलग है, बॉटम का अलग है, और अगर एरिया छोटा होता है तो आपको राइट का पैडिंग भी इसमें पता चल जाएगा। सेल स्पेसिंग, तो ये आया, सेल स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच सेल। बाय डिफ़ॉल्ट द स्पेस इज सेट टू 2 पिक्सल्स। हमने यहाँ पर दो बॉक्स के बीच का गैप इंक्रीज किया है, तो ये हो गया क्या, मार्जिन, ठीक है। फिर आती बात मर्ज करने की इनको आपस में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमने 2 कॉलम्स को मर्ज किया है, यहाँ पर 2 रो को मर्ज किया है, यहाँ पर रो और कॉलम दोनों को मर्ज किया है, यहाँ पर एंटायर हमने रो को मर्ज किया है। तो ऐसा कुछ कभी करना पड़ जाए, जैसे आपकी अटेंडेंस शीट में देखो 1 2 3 4 4 कॉलम है, हमने इसको क्या लिखा है, 23 अप्रैल 2025, ठीक है। ये तब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था, तो चारों कॉलम क्या हो गए, मर्ज हो गए ना, इसको बोलते हैं कॉल स्पैन। और अगर वर्टिकली आपके मर्ज हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं रो स्पैन। तो ये कॉल स्पैन है, ये वर्टिकल हुआ तो ये रो स्पैन होगा, ये कॉल स्पैन है, और इसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों आपको एक साथ मिलेंगे। टू मेक अ सेल स्पैन ओवर मल्टीपल कॉलम्स यूज द कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। अब हमने यहाँ 2 लिखा, तो 2 ही क्यों लिखा हमने, क्योंकि मैं 2 को मर्ज करना है। लेकिन आप यहाँ देखें बाकी रेस्ट रोज में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 3, तो 2 + 1 टोटल कितना हो गया, 3। आउटपुट देखोगे तो देखो फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को मर्ज कर रहा है। तो यानी कि मैं इसको यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ फुल नेम, है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ठीक है। तो अगर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो फुल नेम के अंडर में दोनों चीज़ें आपकी इस तरह से कवर हो गई। रो स्पैन, अच्छा, द वैल्यू ऑफ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ कॉलम टू स्पैन। स्पैन मतलब स्पेसिंग। तो यहाँ से आप देखोगे
रो स्पैन, तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 2। तो रो में ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो भी आपका टी आर होगा वहाँ से एक टी डी आपको लेस करना होता है। कॉल स्पैन में सेम टी आर से टी डी आपका एक लेस हो जाता है। तो अब आप यहाँ देखोगे आपका फ़ोन नंबर अगर किसी पर्सन के 2 हैं तो फ़ोन नंबर के अगेंस्ट दोनों नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। टेबल को स्टाइल करना चाहते हो लाइक इस तरह से, ज़ेब्रा स्टाइल, ज़ेब्रा स्ट्रिप बोलते हैं उसको हम लोग। यूज़ CSS टू मेक योर टेबल्स लुक बेटर। तो यहाँ पर हमने ऑड को बेसिकली स्टाइल किया है। तो आपने क्या लिखा, TR nth चाइल्ड, मतलब n नंबर ऑफ चाइल्ड जितने भी हों, मुझे नहीं पता बट जितने भी TR हों जो ऑड में आते हों 1 3 5 7 9 इस तरह से मुझे उनको टारगेट करना। तो हमने यहाँ पर एक कीवर्ड क्या लिखा, ऑड। ऑड इज़ प्री डिफाइंड, nth चाइल्ड इज ऑल्सो प्री डिफाइंड, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। तो हमने इसको बोला बैकग्राउंड कलर उनका चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सेकंड का चेंज हो रहा है, यानी कि मैंने इवन यूज़ किया होगा इसके अंदर। क्या लिखा है मैंने, इवन। तो इवन में आपका कलर होगा 2 4 6 जितने भी आप आगे बनाते जाओगे। इफ़ यू यूज़ ऑड इंस्टेड ऑफ इवन द स्टाइलिंग विल ओकर ऑन रो 1 3 5 एटसेट्रा इंस्टेड ऑफ 2 4 6। इन द सेम वे हम यहाँ पर इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं कॉलम के ऊपर। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ जैसे कीवर्ड हमारा TR, तो यहाँ पर हम लोग TH और TD को टारगेट कर सकते हैं। लिखा TD और TH, और यहाँ पर हमने इवन पर कलर चेंज करना है। तो देखो इवन कलर चेंज हो रहा है, तो ये आउटपुट आएगा आपका 2 4 6। एक कैलेंडर का हमने एग्जाम्पल क्रिएट किया। कंबाइन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ज़ेब्रा स्ट्राइप, तो आप इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, TR nth चाइल्ड ऑड, TD एंड TH nth चाइल्ड इवन। तो एक आपका इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल डिवाइडर, मुझे जो टेबल के अंदर लाइंस हैं वो सिर्फ बॉटम से चाहिए। तो आप बॉर्डर फ्रॉम बॉटम मेंशन करोगे तो सिर्फ बॉटम से आपका लाइन जो है वो क्रिएट होगा इस तरह से। हॉरिजॉन्टल डिवाइडर अगर आपको करना है तो उस कंडीशन में लिखेंगे बॉर्डर बॉटम। होवरेबल टेबल अगर आप बनाना चाह रहे हो तब आप डिफाइन करेंगे यहाँ पर TR टेबल रो। अगर उस पर माउस होवर होता है तो कलर चेंज होना चाहिए। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉलम ग्रुप। ठीक है, कॉलम ग्रुप की हेल्प से आप वन गो में एक कॉलम के जितने भी प्रॉपर्टी आप मैनिपुलेट करना चाहते हो कर सकते हो। द कॉल ग्रुप एलिमेंट इज यूज टू स्टाइल स्पेसिफिक कॉलम ऑफ अ टेबल। इफ यू वांट टू स्टाइल द 2 फर्स्ट कॉलम ऑफ अ टेबल, यूज कॉल ग्रुप. So the call group element should be used as a container for the column specification. Each group is specified with a call element. The span attribute specify how many columns that get the style. The style attribute specifies the style to give the columns. So there is very limited selection of legal CSS property for call groups. तो हम आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज आप इसमें चला सकते हो। सारे CSS नहीं काम करते, सेलेक्टेड काम करते हैं। तो पहला आप देखें टेबल के इमीडिएट बाद में हमने क्या यूज़ किया, कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप में हमने क्या मेंशन किया, स्पैनिंग 2, यानी कि 2 कॉलम स्पैन होंगे और बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ठीक है, ये हमारा पूरा कैलेंडर बना हुआ है। जब आप रन करेंगे यहाँ से एग्जाम्पल तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 कॉलम के ऊपर हमारा ये प्रॉपर्टी आ गया जो हमने यहाँ मेंशन किया था, स्टाइल बैकग्राउंड कलर दिस। तो अपना कलर चेंज इस तरह से। लीगल CSS प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, या उससे पहले एक नोट देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉल ग्रुप टैग मस्ट बी अ चाइल्ड ऑफ अ टेबल एलिमेंट एंड शुड बी प्लेस्ड बिफोर एनी अदर टेबल एलिमेंट्स लाइक टेबल हेडिंग, TR, TD एक्सेट्रा, बट आफ्टर द कैप्शन एलिमेंट इफ प्रेजेंट। ध्यान रखना अगर कैप्शन एलिमेंट है तो कैप्शन के नीचे कॉल ग्रुप आएगा, कैप्शन के ऊपर कॉल ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। लीगल CSS क्या क्या हम लोग चला सकते हैं, देयर इज ओनली अ वेरी लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ CSS प्रॉपर्टीज दैट आर अलाउड टू बी यूज्ड इन द कॉल ग्रुप, विड्थ, विजिबिलिटी, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर। ऑल अदर CSS प्रॉपर्टीज विल हैव नो इफेक्ट ऑन योर टेबल्स। सो आप यहाँ पर ध्यान दें, इफ़ यू वांट टू स्टाइल मोर कॉलम्स विद डिफरेंट स्टाइल, यूज द कॉल एलिमेंट्स इनसाइड द कॉल ग्रुप। अब क्यों हमने क्या लिखा, 2 और 3। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट 2 कॉलम्स पर ये स्टाइल होगा और लास्ट के 3 कॉलम पर पिंक स्टाइल होगा। तो ये देखिए फर्स्ट 2 डिफरेंट और नेक्स्ट जो है हमारे 3 कॉलम उनका लुक आपको डिफरेंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप
स्किप करना चाहते हो और मुझे लास्ट वाले का कलर चेंज करना है, तो आपने ब्लैंक प्रॉपर्टी डालनी है। हमने क्या लिखा, कॉल स्पेन 6, बट मैंने आगे उसको कोई CSS प्रॉपर्टी नहीं दी है। लास्ट में क्या बचा, 1, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 7 हमारे पास वीक डेज होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे वीक में, तो हमने लास्ट वाले को कलर पिंक किया यहाँ पर, तो आप यहाँ जाके देखोगे तो संडे का कलर चेंज हो गया, 6 हमारे क्या हो गए, ब्लैंक हो गए स्पैनिंग के अंदर। ये हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड की थी। इसी तरह से अगर आपको कॉलम को हाइड करना है तो आप विजिबिलिटी में क्या लिखेंगे, कॉलैप्स। कॉलैप्स लिखने पर क्या होगा, 3 कॉलम जो है आपके वो दिखाई ही नहीं देंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कॉलैप्स हो गए, हाइड हो गए, सैटरडे, संडे आपका विजिबल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टेबल के बाद में हमारा लिस्ट, HTML लिस्ट। आपको हमने पढ़ाया था कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? सामने भी लिखे हुए हैं, पढ़ो, उसके बाद जो नहीं दिख रहा उसके बारे में बताओ। रुचि कौन सा नहीं है इसमें, और कौन कौन से 2 हैं? लिस्ट के नाम बताओ। सामने लिखे तो है, नाम तो पढ़ ही सकते हो। हाँ हाँ, कौन सा मिसिंग है? डेफिनेशन, ठीक है। और एक जो दोनों को मिला के बनता है वो क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। पढ़ाया था ना सारे लिस्ट। चलो, HTML lists allow web developers to group a set of related items in list. सो ये होता है अनऑर्डर, जिसमें हमें कोई सीक्वेंस पता नहीं चलेगा, ABCD 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑर्डर में क्या होगा, आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं अनऑर्डर एंड ऑर्डर के एग्जांपल। अनऑर्डर HTML लिस्ट स्टार्ट विद UL एलिमेंट, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI एलिमेंट। सो जैसे कि हमने UL और उसमें कुछ LI मेंशन किया, दी लिस्ट आइटम विल बी मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफॉल्ट। इस तरह से ordered HTML list, an ordered list start with the OL element और रेस्ट अंदर जो भी आप रखते हो वो सेम रहेगा, बट ये बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा विद नंबर 1 2 3। फिर क्या आता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML also support description list. A description list is a list of terms with a description of each term. The DL element defines the description list and the DT element defines the term name and DD elements define the describe the each term. The DL definition list, DT definition term, DD definition description. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया जैसे कॉफ़ी, ब्लैक हॉट ड्रिंक, मिल्क, वाइट कोल्ड। अब इनको ज़रा अलग अलग समझते हैं, अनऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। The HTML UL tag defines an unordered bulleted list. An ordered list start with the UL element. The list item will be marked with bullet small black circles by default, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हो, इस तरह से दिखते हैं। क्या क्या इसमें स्टाइल होते हैं, डिस्क जो कि है डिफ़ॉल्ट, आप इसको सर्कल में रिप्लेस कर सकते हैं, स्क्वायर में रिप्लेस कर सकते हैं और नन भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग इनलाइन CSS के थ्रू देख रहे हैं, आप इसको ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। UL एलिमेंट में लिख देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, काम करेगा। हमने यहाँ पर क्या बोला, डिस्क। डिस्क आप ऑलरेडी देख चुके हैं, सर्कल यानी कि हॉलो हो जाएगा इस तरह से। जो पहले फिल आ रहा था अब वो हॉलो दिखाई देगा, पहले इस तरह से फिल आ रहा था ये। फिर क्या है, स्क्वायर, तो देखो इसका शेप चेंज हो गया। और नन मतलब इसके आगे कोई भी सिंबल नहीं मिलेगा हमें। ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं, तो ऑर्डर में ये डिफ़ॉल्ट होता है, टाइप इक्वल टू 1। आप A अपर अल्फ़ा, लोअर अल्फ़ा, अपर रोमन, लोअर रोमन, इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। हमने लिखा है 1, तो 1 का आउटपुट आपको पता ही है। फिर हमने डिफ़ाइन किया टाइप A अपर अल्फ़ा, यहाँ से हमने डिफ़ाइन किया स्मॉल a, ABC, अपर I फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्मॉल I फर्स्ट सेकेंड थर्ड। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ऑर्डर लिस्ट की। हमने लिखा कॉफ़ी, टी। अब की टी में 2 तरह के टाइप्स आ गए, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी। तो ये क्या हो गया, देखो पेरेंट वाला क्या चला, ABC,
बी वाले के फिर सब पार्ट आ गए ए और बी. अ लिस्ट आइटम li can contain a new list and other html element like images and links etc. तो आप देखेंगे li एलिमेंट के अंदर हमने नया ol इंट्रोड्यूस किया और उसका हमारा टाइप डिफरेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है. अदर लिस्ट कौन कौन से ज़रा उसको देखिए. जैसे कि डिस्क्रिप्शन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. वैसे अगर हम लोग सबसे पुराने टाइम की बात करें तो 2008 से पहले की, तो आपके होते थे अनऑर्डर, ऑर्डर, कॉम्पैक्ट, डेफिनेशन, डायरेक्टरी एंड मेन्यू लिस्ट. बट बढ़ते वक्त के साथ क्या हुआ, वो चीज़ें डेप्रिकेट कर दी गई. अब उनका यूज़ नहीं रहा है. ठीक है, अब यूज़ में सिर्फ ध्यान रखना अनऑर्डर, ऑर्डर, डिस्क्रिप्शन. नेस्टेड कोई एलिमेंट नहीं है, बस लिस्ट के अंदर लिस्ट को हम लोग जो ऐड करते हैं उसी को नेस्टिंग बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट की. एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़. द टू मोस्ट कॉमन डिस्प्लेज वैल्यूज आर ब्लॉक एंड इनलाइन. कौन बताएगा ब्लॉक और इनलाइन में क्या डिफरेंस होता है? पढ़ चुके हैं इसके बारे में. देखो, ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ना, वो एज टू एज, यानी कि जितना भी आपका ब्राउज़र या बॉडी की विड्थ होगी फुल विड्थ को कवर करते हैं. और इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं, जितना आप उसमें लिखोगे सिर्फ उतनी ही विड्थ को वो कंटेन करते हैं. दिस इज़ द मेजर डिफरेंस. अब जैसे कि हेडिंग, आप मुझे बताओ क्या H1 और H2 को आप एक लाइन में लिख सकते हो? तो ये क्या हुआ? ब्लॉक. क्या दो पैराग्राफ आप एक लाइन में लिख सकते हो? नेवर. अगेन क्या हुआ? ब्लॉक. क्या हम दो HR को एक साथ एक लाइन में डाल सकते हैं? नेवर. HR भी न्यू लाइन बनाता है. ऐसे टैग जो न्यू लाइन हर बार ऑप्ट करते हो ऑटोमेटिकली जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उनको क्या बोलते हैं? ब्लॉक. इनलाइन, अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि भाई विजिट गूगल और विजिट याहू के दो लिंक बनाओ, तो वो डिफ़ॉल्ट क्या अलग अलग लाइन में आएंगे, एक लाइन में आएंगे? एक लाइन में आएंगे. तो ये हुआ इनलाइन. समझ आ गया? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, the block level element always start on a new line and the browser automatically adds some space, जिसको margin बोलते हैं, before and after the element. A block level element always takes up the full available width, stretch out to the left and right as far as it can. Two commonly used block elements like p and div. P for paragraph, div for structure. The p element defines a paragraph in a HTML document and div element defines a division or a section in an HTML document. तो देखो, मैंने पैराग्राफ और डिव, मैटर तो इतना ही था, लेकिन जब मैंने उसको बॉर्डर ऑफर किया तो आपने देखा उसने पूरा विड्थ कवर किया. ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्लॉक है. ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट हमारे ब्लॉक होते हैं आपने इसमें से काफ़ी पढ़ रखे हैं पहले से. जैसे कि एड्रेस पढ़ा था ना हमने, आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ये भी नहीं किया. ब्लॉक कोट आप कर चुके हैं. कैनवस अभी यूज़ नहीं हुआ है. DD यूज़ हो चुका है. डिव एक दो बार यूज़ हुआ बट अभी आपको इतना अच्छे से याद नहीं है. DL अभी हम लोगों ने देखा. DT फील्ड सेट, ये मैं आपको फॉर्म के अंदर पढ़ा चुका हूँ, जो बॉर्डर बनाता है फॉर्म के चारों तरफ. ठीक है, फिगर कैप्शन ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा आप पढ़ोगे इसके अंदर. जब फिगर एलिमेंट यूज़ होगा तो फिगर कैप्शन आएगा. फिगर के अंदर IMG टैग ही चलता है, कोई अलग से टैग नहीं होता. फुटर ये भी हमने यूज़ नहीं किया. फॉर्म आप यूज़ कर चुके हैं. हेडिंग आप यूज़ कर चुके हैं. हेडर आपने भी यूज़ नहीं किया है. HR आपने यूज़ किया है. LI आपने यूज़ किया है. मेन नैव अभी यूज़ में आपके नहीं आया है. नो स्क्रिप्ट भी अभी आपके यूज़ में नहीं आया है. OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, P मतलब पैराग्राफ. ठीक है, प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड, ये आप यूज़ कर चुके हैं. सेक्शन अभी आपने यूज़ नहीं किया है. टेबल आप यूज़ कर चुके हैं. टी फुटर अभी हमने यूज़ नहीं किया. जैसे टेबल हेडर होता है वैसे टी फुटर भी होता है. UL एलिमेंट हम यूज़ कर चुके हैं. वीडियो अभी हमने यूज़ नहीं किया है. तो ये सब क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स इन HTML. यानी कि जब भी आप इन टैग्स का इस्तेमाल करोगे ये ऑटोमेटिकली न्यू लाइन में ही आएंगे.
inline element. An inline element does not start on a new line. An inline element only takes up as much width as necessary. So this is a span element inside a paragraph. तो मैंने यहाँ पर देखो बॉर्डर ऑफर किया स्पैन एलिमेंट को, तो उसने उतना ही पार्ट लिया जितने पार्ट में मैंने इसको डिफाइन किया था. तो इस आपके इनलाइन कौन कौन से होते हैं, जैसे ए एंकर टैग, एब्रिविएशन, एक्रोनियम, बोल्ड, बीडीओ, बिग, बीआर, बटन, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ. ठीक है. नेक्स्ट आता है div element. Div element is often used as a container for other HTML elements. The div element has no required attribute, but style, class and ID are common. When used together with CSS, the div element can be used to style block of content. Example, हमने यहाँ पर एक div element डिफाइन किया. div के अंदर एक हेडिंग है, उसके अंदर 2 पैराग्राफ्स हैं. हमने इसको स्टाइल किया बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर और पैडिंग के साथ. तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से भी दिखाई देगा. अभी तो मैं टॉप फ्लोर पे हूँ. The span element is an inline container used to mark up a part of a text or a part of a document. The span element has no required attributes, but style, class and idea are common again. When used together with CSS, the span element can be used to style parts of the text. तो जैसे कि हमने लिखा है H1, फिर हमने यहाँ पे लिखा है पैराग्राफ, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से. तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा माई मदर हैज़ ब्लू आइज़, तो ब्लू का हमने क्या करा, कलर चेंज कर दिया. इसी तरह से फादर हैज़ डार्क ग्रीन आइज़, तो उस पर्टिकुलर पार्ट का कलर चेंज हुआ. किसकी हेल्प से, इनलाइन की हेल्प से. तो ये आप देखो, ये स्पैन एलिमेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया होता है. स्पैन क्या होता है, इनलाइन होता है. तो क्या किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाया जा सकता है? यस, मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS. आपको बस जाके लिख देना डिस्प्ले ब्लॉक, तो वो ब्लॉक बन जाएगा. और किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप इनलाइन भी बना सकते हो, ये भी पॉसिबल है. बट हम बात करें डिफ़ॉल्ट नेचर की. बाय डिफ़ॉल्ट उनका नेचर क्या है? तो डिफ़ॉल्ट नेचर में आपको पता चल गया, पैराग्राफ, हेडिंग, HR, इस तरह के जो आपके एलिमेंट होते हैं, डिव वगैरह, ये सब क्या होते हैं, ब्लॉक होते हैं. और इनलाइन की इतनी लंबी लिस्ट है. तो जितने आपके ब्लॉक हैं, आप मैक्सिमम मान के चलिए कि थोड़े से आपके ज़्यादा रहते हैं इनलाइन एलिमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिव, जो कि अभी हम लोगों ने देखा. डिव एलिमेंट इज़ यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स. यानी कि अगर आपको लगता है कि भी मेरे को एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक सेक्शन बनाना है, उसके अंदर मुझे इमेज, टेक्स्ट, हेडिंग सब कुछ लिखना है, तो हम लोग डिव का हेल्प लेते हैं. द डिव एलिमेंट इज़ बाई डिफ़ॉल्ट अ ब्लॉक एलिमेंट. मतलब कि जब भी आप एक नेक्स्ट डिव इंट्रोड्यूस करेंगे तो नया लाइन में ऑटोमेटिकली वो डिस्प्ले होगा आपको. मीनिंग दैट इट टेक्स ऑल अवेलेबल विड्थ एंड कम्स विद लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर. अब div element takes up all available width. जैसे मैंने लिखा lorem ipsum div I am a div and $emit. तो आप यहाँ देखेंगे div वाला पार्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, अलग हो गया. अगर ये स्पैन होता है तो सेम लाइन में कंटिन्यू हो जाता, बट ये नहीं हुआ, ये होता है ब्लॉक. द div element has no required attributes but style, class, IDs are common. div as a container, ये एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. किसी div को आपने सेंटर लाइन करना है तो आप div element width बाय डिफॉल्ट div का 100 होता है, हमने उसको क्या लिखा 50, और सेंटर में लाने के लिए क्या लिखेंगे, मार्जिन ऑटो. तो आपका डिव एलिमेंट इस तरह से सेंटर में आ जाएगा. मल्टीपल डिव एलिमेंट्स, जैसे लंदन, ओस्लो, रोम हमने यहाँ पर डिफाइन किया. तो आप देख सकते हैं ये तीनों आपके अलग अलग इस तरह से अलग अलग लाइन में बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होंगे. अलाइनिंग डिव एलिमेंट्स साइड बाय साइड, आप चाहते हो ये तीनों जो सिटीज़ हैं एक दूसरे के आगे दिखाई दें, तो आपने क्या लिखना है, फ्लॉट लेफ्ट. अब क्या होगा, ये आपको इस तरह से साइड बाय साइड दिखाई दे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिव क्या होता है, ब्लॉक, तो अलग अलग लाइन बनाता है. लेकिन मैंने अभी समझाया था ना, मैं उसको इनलाइन कर सकता हूँ. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फ्लॉट. इनलाइन ब्लॉक भी एक प्रॉपर्टी है. इफ़ यू चेंज द डिव एलिमेंट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम ब्लॉक टू इनलाइन ब्लॉक, द डिव एलिमेंट्स विल नो लॉन्गर एड अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर एंड विल बी डिस्प्लेड साइड बाय साइड इंस्टेड ऑफ ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. सो विर्थ 30% मीन्स स्क्रीन का 30% टोटल विर्थ होगा और ये इनलाइन ब्लॉक रहेगा. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर इस तरह से देखेंगे 30% पे आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले होने वाला है. फ्लैक्स, आप देख रहे हैं एक ही काम को हम लोग फ्लॉट से भी कर सकते हैं, इनलाइन से भी कर सकते हैं, फ्लैक्स के थ्रू भी कर सकते हैं.
ठीक है। और लास्ट एग्जांपल क्या है, ग्रिड, डिस्प्ले ग्रिड, और 33% के हमें 3 कॉलम्स बनाने, तो भी हमारा ये काम हो जाएगा। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा है कि भाई हमें कॉलम्स को साइड बाय साइड लेकर आना है या डिव को साइड बाय साइड लेकर आना है, तो क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो आप बता सकते हो मल्टीपल वेज है, बट लेटेस्ट जो आपका अभी इन डिमांड में चल रहा है वो क्या है, फ्लैक्स और ग्रिड। ये बेस्ट अप्रोच है, ठीक है, काम करने के लिए। तो आज के लिए इतना रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक। पहले इतना प्रैक्टिस कर लो, चीज़ों को समझ लो। अच्छा मुझे बताओ, जो मैं आपको थ्योरी इस तरह से दिखा रहा हूँ और जो आपको इसके कोड दिखाई दे रहे हैं, तो ये समझ में तो आ रही है ना चीज़ें। अगर डे 1 पर अगर आप देखते हो तो शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, बट अगर मैंने ये चीज़ यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, आउटपुट में जब हम लोग आएंगे तो ये हेड में लिखा गया कोड है, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट बन रहा है हमारा। तो ट्राई करके ज़रूर देखिए। CSS या HTML की कोई भी प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी रिमेनिंग, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, और जब आपको सभी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी, फिर आपको कल को कोई भी डिज़ाइन दिखा दिया जाए, जैसे इस रूम में बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, आप किसी भी डिज़ाइन को इमीडिएट ड्रॉ कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका होगा कि किस पार्ट को कैसे बनाना है हमें। लेकिन अब जैसे हम लोग इतना ही दिन पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारा बैच कब स्टार्ट हुआ था, 23 अप्रैल, तो यानी कि 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और हम लोग मई मंथ के ऑलमोस्ट एंड पर आ चुके हैं। तो अब आपको जब मैं प्रॉपर्टी ये पूछता हूँ, क्योंकि मैं मैनुअली भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, तो आपको पता होना चाहिए, साइलेंस नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसे साउंड करे जैसे हम पहली बार सुन रहे हो। तो इसलिए पढ़ो चीज़ों को घर जाके।